नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल हमने उष्मागति की ऑसिलेशन या दोलन जो है वो यूनिट हमने स्टार्ट की थी। वो वाला उसका जो भी भाग था आपके उसका कुछ में जो भी चीज़ें थी, कितने प्रकार के दोलन हो सकते हैं, दोलन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि और दोलन में या दोलन गति के लिए और कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, किन से रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी आगे उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई अगर कोई दोलन गति कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कल हमने आयाम लिया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, आवृत्ति क्या चीज़ होती है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ और हमको सीखने को मिलती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए अब इसमें जो है कल हमने बहुत अलग अलग प्रकार की हमने दोलनीय गति ली थी। उसमें एक दोलनीय गति सरल आवर्त गति भी है जो कल मैंने आपको बताया भी था सिंपल पेंडुलम के लिए, सरल लोलक के लिए। तो सरल लोलक भी एसएचएम या सरल आवर्त गति कर सकता है। अब सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, जिसमें अगर कोई वस्तु दोलनीय गति कर रही है लेकिन उस पर जो जितना भी हम बल लगा रहे हैं लेकिन उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स, जो प्रत्यानयन बल जो लग रहा है वो उसके हर एक स्थिति पर या हर एक पोजीशन पर, एवरी पोजीशन पर इसके फोर्स जो होगा, बल जो उसको मीन पोजीशन की तरफ या संतुलन अवस्था की तरफ रखता है, वो फोर्स हमेशा उसके विस्थापन के क्या होगा, समानुपाती या उसके त्वरण के समानुपाती होता है। इस प्रकार की अगर कोई दोलनीय गति करता है तो उसको हम सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। चलिए तो देखो सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति वह गति होती है जिसमें अगर कोई कण दोलनीय गति करता है, तो ये क्या है, दोलनीय गति का एक सरल रूप है। तो सरल आवर्त गति दोलन गति का ही एक सरल रूप है, दोलनीय गति का ही एक रूप है, मतलब सरल रूप है जिसमें वो क्या करता है, इसीलिए इसको सरल आवर्त गति कहते हैं कि गति वही कर रहा है दोलनीय गति, लेकिन उसके लिए क्या चीज देखने को मिलेगी कि जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द, जो भी कल भी मैंने बताया था, इस प्रकार गति करे कि इस पर कार्यकारी बल अथवा इसका त्वरण, उस पर कार्यकारी बल अथवा उसका त्वरण जो है वो हमेशा क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में इसके साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती हो तथा सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट रहे, तब कण की गति सरल आवर्त गति या एसएचएम कहलाती है ना। देखिए क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति एक सरल रूप है जब कोई कण, आप सिंपल पेंडुलम पर ही डिपेंड करती है, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम भी ले रखा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी क्या करेगा, अब इसको अगर हम बल प्रदान करते हैं, जो भी हम अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी स्थिति से विस्थापित होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स हमको विस्थापन देखने को मिलेगा। अब वो उसके आयाम के बराबर कब होगा, क्योंकि जितना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका अधिकतम विस्थापन होगा, उससे ज्यादा वो विस्थापित नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो उसके आयाम के बराबर होगा। तो हमने जितना भी बल दिया है उससे उसको आयाम मिला या विस्थापन मिला, तब जैसे हम उसको रिलीज करेंगे, बल देना छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई उसको थोड़ा कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग पर भी क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगता है जो उसको वापस इधर की तरफ लाएगा, फिर वापस इधर, और ये ऐसे ही क्या करेगा, दोलनीय गति करता रहेगा। तो इसकी ये दोलनीय गति सरल आवर्त गति हो सकती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है कब, कि यदि इस पर जो बल लग रहा है वो हर एक स्थिति में, आप चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको आयाम के बराबर दे रहे हैं, यहाँ पर जब यहाँ पे आके रुक जाएगा तब भी, और यहाँ पे आके रुकेगा तब भी, हर एक स्थिति में ये इसकी मीन पोजीशन ले रहे हैं, इसकी x इक्वल टू 0 जो है उसकी साम्य अवस्था या मीन पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे भी अगर हम लेंगे तो उसके लिए उसका बल जो है वो उसके विस्थापन के क्या होगा, उसका बल जो है उसके विस्थापन के, या उस पर जो फोर्स लग रहा है वो चाहे अप्लाइड फोर्स हो या रिस्टोरिंग फोर्स हो, उसकी हर एक पोजीशन के लिए, अब इधर भी देखे वैसे इधर भी होगा वो का वो पोजीशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आप ले सकते हो, यहाँ कार्यकारी बल या अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पे ले सकते हो। तो जितना भी बल यहाँ पे लग रहा है वो उसके
डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हर एक सिचुएशन पे, या फिर उसका एक्सेलरेशन जो है या उसका त्वरण जो है वो भी उसके विस्थापन की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हर एक पोजीशन पे, चाहे वो मैक्सिमम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ले, यहां पे ले मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ले, कहीं पे भी कितना भी तुम डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो उसके लिए उसका बल जो है उसके विस्थापन की क्या होगा, सदैव हर एक स्थिति में हर परिस्थिति में हर सिचुएशन के लिए वो समानुपाती होगा। उसी को हम सरल आवत गति कहते हैं, चाहे वो बल मिले तो भी या उसका त्वरण ले तो भी, वो भी चीज मैंने यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं सरल आवत गति, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कि अगर सरल आवत गति करता हूं, कौन करेगा, एक दोलनी गति का ही ये क्या है, सरल रूप है। जब कोई कण साम्य स्थिति के इर्द गिर्द मोशन करता है या गति करता है तो इस पर कार्यकारी बल जो है, कार्यकारी बल अब इर्द गिर्द करेगा, जब उधर जाएगा तो ये बल, और जब वापस इधर आएगा किसकी वजह से, इस बल की वजह से। तो जो कार्यकारी बल अथवा इसका त्वरण जो है, अथवा इसका त्वरण जो है वो प्रत्येक स्थिति में इसके साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। देखो साम्य स्थिति से विस्थापन मैंने यही बताया हर एक स्थिति में, अब यहाँ पे होगा तो इस स्थिति में अधिकतम, यहाँ पे होगा तो भी, यहाँ पे कहीं पे भी, तो उस पर कार्यकारी बल जो है उसके विस्थापन के क्या होगा, सदैव समानुपाती होगा और सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होगा, सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट रहे। इस कण की इस गति को हम सरल आवर्त गति या एसएचएम कहते हैं। तो देखो जब भी अगर ये इसके प्रोपोर्शनल होगा तो क्या मिलेगा हमको, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि आपने स्प्रिंग फोर्स करके ये देखा होगा, ठीक है ना, पढ़ा हुआ होगा आपने स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग भी क्या करती है, यहाँ पे स्प्रिंग ही लिए मैंने, है ना, तो स्प्रिंग भी क्या करती है, दोलनी गति या एसएचएम कर सकती है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके लिए त्वरण कैसे इसका समानुपाती रहेगा सरल आवर्त गति के लिए, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, चलो इंग्लिश में भी एक बार बता देता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, जो कि दोलनी गति भी है। मैंने बताया था कोई अगर पीरियोडिक मोशन करता है, अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, मतलब अपनी मोशन की क्या करता है, रिपीटेड मोशन अगर करता रहता है, जिसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, इन विच अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मेन पोजीशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है एक मेन पोजीशन के, जो भी यहां पे भी कर रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन, ये बैक और फोर्थ मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। एंड the restoring force is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. The restoring force is always proportional to its displacement from mean position at every situation. Okay, तो एवरी सिचुएशन पर ये पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा, या फिर उसका एक्सेलरेशन जो है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही हर एक सिचुएशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। प्रोपोर्शनल रहने का मतलब जितना तुम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतनी ही उसकी क्या रहेगी, जितना तुम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना ही फोर्स भी क्या होगा, भाई विस्थापन ज्यादा देने के लिए फोर्स भी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। अब ज्यादा फोर्स अगर हम इधर देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, यही चीज कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी को हम एसएचएम बोलते हैं। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि ये जो चीज है जिसमें हमने क्या बताया कि उसका विस्थापन तो रहता ही रहता है, एक्सेलरेशन, और उसके बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। और क्या चीज देखो, उसके त्वरण के भी क्या होता है, विस्थापन हर एक स्थिति में समानुपाती होता है ना। तो ये कैसे रहता है, देखो ये चीज अगर इसी चीज को ले, क्योंकि एसएचएम यही कहती है। अब देखो ये एसएचएम के लिए एक सिचुएशन हो गई, अगर कोई वस्तु जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है या सरल आवर्त गति अगर कर रही है तो एफ इक्वल टू उसके लिए क्या मिलेगा, माइनस के एक्स या के वाई, अब एक्स में ले रहे हो आप या वाई में ले रहे हैं, ठीक है ना, वो विस्थापन हो गया उसका। तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स या माइनस के वाई, आपको ये सिचुएशन याद रखनी है, ठीक है ना। तो यही चीज मिलती है, यही इस एसएचएम की डेफिनेशन भी है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो पूछ सकते हो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इससे देखो यही सारी चीजें इसी से मिलेगी, मतलब मेन चीज देखे तो यही है, मेन जो चीज है इसकी एसएचएम के लिए सिचुएशन क्या है, कब होगी किसी कण की एसएचएम, अगर वो दोलनी गति तो कर रहा है लेकिन वो एसएचएम कब होगी, यहां सरल आवर्त गति उसकी कब होगी, जब एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, तो ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम देखें तो देखो हमको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है,
ma होता है, तो f की जगह पे ma अगर पुट करें यहाँ पे तो माइनस के एक्स तो इक्वल में चल ही रहा है। अब m एक्सेलरेशन क्या होता है पता है हमको, वेग में परिवर्तन की दर या वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की जगह पे त्वरण की जगह पे हमने कितना रख दिया dv अपॉन dt, माइनस में kx तो बाहर चल ही रहा है, माइनस में kx तो है वो तो बाहर चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है हमको m, ठीक है, d अपॉन dt है। अब v इक्वल टू क्या होता है ये भी हमको पता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की है पुट की है ना। तो ये चीज तो आपको पता ही है, चलो ये साइड में मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो m d अपॉन dt क्या आ गया यहाँ पे देखो, v की जगह पे हमने क्या लिख लिया dx अपॉन dt, और माइनस kx तो वो तो बाहर चलते ही आ रहा है। चलो इसको मैं यहाँ पे, नहीं तो क्या है बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए। ये देखिए अब माइनस kx तो यहाँ पे चल ही रहा है, और यहाँ पे देखिए अब d और d अपॉन dt बाहर तो है, dx अपॉन dt और हो गया, तो m तो बाहर चल ही रहा है, और कितना मिल गया d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया माइनस kx। ये भी SHM की ही सिचुएशन है। अब इसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसकी क्या निकाल रहे हैं अवकल समीकरण निकाल रहे हैं, ये है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण, किसके लिए SHM के लिए। अब चाहे वो सरल दोलक हो या स्प्रिंग से बंधा कोई पिंड हो या स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट बंधा है वो अगर SHM कर रहा है या दोलनी गति कर रहा है तो इसके लिए भी, तो किसी भी वस्तु के लिए अगर SHM वर्ड आ जाए आपके लिए तो सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए F इक्वल टू माइनस kx या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखो ये याद नहीं रखना आपको, उसी से मिल रहा है। f की जगह पे हमने ma रख दिया, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो है ना, न्यूटन के नियम के अनुसार f इक्वल टू ma होता है द्वितीय नियम के अनुसार, है ना। तो देखो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx मिल गया, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस के m को मैंने इसके नीचे लिख दिया k बाय m x हो गया, ठीक है। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x मिल गया। तो यहां से देखो d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं उसका त्वरण, जो हमने यहाँ पे लिया देखो त्वरण की जगह पे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर आया, तो ये त्वरण ही है। तो त्वरण भी देखे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर ओमेगा स्क्वायर है k बाय m, k भी क्या था कांस्टेंट, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर कांस्टेंट k आ गया, k भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है, तो इसको एक नया ही कांस्टेंट ले लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम इसको नेगेटिव इधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, अवकल समीकरण है ये, अवकल समीकरण किसकी, SHM की, इक्वेशन ऑफ SHM, SHM बोले तो सरल आवर्त गति की, ये अवकल समीकरण है। अब चाहे आप ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, ये करो या ये करो या ये करो, सब एक ही चीज है, मेन ये चीज है, इसी से ये सारी चीजें मिल रही है। अब देखिए ये कांस्टेंट था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इसका त्वरण जो है उसके विस्थापन के, त्वरण और बल जो है दोनों ही विस्थापन के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती रहते हैं, तभी SHM होगी। अगर ये समानुपाती नहीं रहते हैं तो SHM नहीं होगी, वो दोलनीय गति तो होगी लेकिन सरल आवत गति वो नहीं होगी। तो कोई दोलनीय गति सरल आवत गति कब होगी, जब उसके लिए ये सिचुएशन दोनों मिलेगी, ये और ये चीज, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए आगे देखते हैं। अब देखो ये SHM हो गई, SHM के लिए हमने जो भी सिचुएशन थी वो सारी ले ली, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सरल आवर्त गति। अब देखो इसको SHM शॉर्ट में कहते हैं, इसलिए मैं बार बार, हो सकता है अगर सरल आवर्त गति आए या सिंपल हार्मोनिक मोशन आए तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे ही SHM बोलूंगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो SHM के लिए क्या सिचुएशन है, F इक्वल टू माइनस kx, जो F जो है विस्थापन के समानुपाती होता है हर एक स्थिति पे, जो मैंने आपको बताया इधर, और त्वरण भी क्या होगा उसके लिए हर एक स्थिति पे समानुपाती होगा, ठीक है ना। चलिए अभी देखिए आगे बढ़ते हैं कि SHM में अगर हम देखें तो इसके विस्थापन का समीकरण क्या मिलता है। SHM में विस्थापन का समीकरण, SHM वही सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति में देखिए अगर उसका विस्थापन का समीकरण हम देखें तो कितना मिलेगा,
देखो, तो सरल आवर्त गति एसएचएम में किसी भी समय टी पर एक कण का अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन इस प्रकार दिया जाता है। किस प्रकार? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ही विस्थापन के लिए समीकरण ली जाती है। अब ये कैसे आती है वो भी मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, तो विस्थापन के लिए समीकरण ये होती है, कैसे दी जाती है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोलनीय गति के लिए कैसे मिलती है हमको? ये ऐसे मिलती है। वही अगर कॉस के लिए लेंगे तो कहां से मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बी और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये दोनों ही विस्थापन की समीकरण है। किसके लिए? एसएचएम के लिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसके लिए? एसएचएम के लिए। तो देखो, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अभी देखिए ये कैसे आता है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम कैसे ले सकते हैं। अभी यहां पे देखिए, अगर हम देखें तो दोलनीय गति में अभी जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई आपको, अगर इस चीज को देखे तो यहां से स्टार्ट करके इधर आके वापस ये यहां पे आ गया, जिसको हम एक दोलन कहते हैं या एक ऑसिलेशन, एक साइकिल कहते हैं साइकिल, है ना, दोलन। तो एक दोलन अगर हम इस चीज को देखें, आधा भाग ऊपर है और आधा नीचे, इसको भी इधर लाए तो ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे। वही यहाँ पे भी अगर देखें, क्योंकि ऑसिलेशन अगर कर रहा है कोई वस्तु तो उसके लिए ग्राफिकल जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में यही मिलेगा हमको। इस चीज को हम जहां पे अधिकतम विस्थापन होता है इसको आयाम कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अब ये आयाम वगैरह क्या चीज होती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये मैं आगे बताता हूं। पहले इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी जो इसकी डेफिनेशन भी है सारी ये चीजें, वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब कॉस वाला जो है वो ऐसे कैसे चलता है ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इन दोनों वेव की से भी एक चीज बताऊंगा कि आपको कुछ जो साइन की कितनी वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे देख कर आप निकाल सकते हैं कुछ साइन और कॉस की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दूंगा, ये भी कैसे पता करना है आपको। पहले इधर देख लेते कि ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इस डायग्राम में अगर देखेंगे आप तो क्या चीज देखने को मिल रही है कि एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है हमको, एक दोलन देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखें तो ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इस कण है जो क्या कर रहा है? दोलनीय गति कर रहा है। अब चाहे वो एसएचएम भी कर रहा है। अब एसएचएम के लिए क्या इक्वेशन बताई थी मैंने अभी पीछे कि एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस के एक्स, या ए इक्वल टू ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे देखिए के बाय एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, है ना, कि इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, ठीक है। तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले चलो इसको देखिए कि ये कैसे आया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कैसे आता है, y x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कैसे मिल गया। देखिए, तो इसकी चीज को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये p पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। ऐसे मतलब एक सर्कुलेशन अगर इसको देखे तो ऐसे ही दोलन करता है, पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर जीरो, फिर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये दोलन जो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखे तो ये यहां से इस p को अगर हम यहां तक देखें तो x में कितना डिस्प्लेस हुआ है, मान लो x o n जो है इसकी इस दिशा में विस्थापन बता रहा है जो कि x से ले लिया। अब ये y एक्सिस होता है, हमको पता है, ये y डैश ले चुके हैं हम, और ये x x डैश। तो x को हमने विस्थापन जो है इस पार्टिकल का कि कहां तक, एक ये वाली पोजीशन हम ले रहे हैं इसकी मैक्सिमम, ये वाले, है ना। तो इस वाली पोजीशन के लिए तो ये इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पोजीशन के लिए इसका आयाम हो जाएगा, जो अधिकतम विस्थापन है ना। उससे कम मिल सकता है। अब जैसे पीछे हमने लिया था, ये इसका अधिकतम विस्थापन है, मान लो यहां तक ये आ रहा था इस बल के कारण, इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन हमने इतना बल दिया कि ये यहां तक आ गया, जो इसका क्या हो जाएगा? आयाम के बराबर होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये इसका क्या है? आयाम है। क्या है ये? आयाम है। अब देखिए यहाँ पे तो y इक्वल टू, ये तो हो गया y में जो डिस्प्लेसमेंट हमने y से ले लिया, और x में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने x से ले लिया। अब इधर देखिए, तो यहां पे देखे तो ये कुछ ना कुछ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना इसकी। ये वाली जो ओ एन जो लाइन आपको दिख रही है जहां पे मैंने x लिखा है, ये इसकी साम्य अवस्था है, मान लीजिए इसकी मेन पोजीशन है ना। इस मेन पोजीशन के अलोंग ही ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करके एक सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, तो थीटा के सामने वाला ये वाली जो लाइन है, थीटा के सामने वाली जो ये लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, ये थीटा है एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे?
परपेंडिकुलर या लंब बोलेंगे। और ये 90 के सामने वाला ये ए जो हो गया, जो आयाम कह रहे हैं हम, जिसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, किसका काम करेगा, कर्ण का या हाइपोटेनियस का काम करेगा, है ना, हाइपोटेनियस मिल रहा है। और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और एक्स जो नीचे है वो ये वाली एक्स दूरी, वो किसका काम करेगी, इसके बेस का, आधार का। तो देखिए अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल OPN ले, क्या ले रहे हैं हम, त्रिभुज OPN। अब ये OPN कौन सा है, ये वाला, ये है ना। अब त्रिभुज OPN अगर देखे तो OPN में हमको क्या देखने को मिल रहा है, या PON में, सॉरी OPN नहीं लेंगे, इसको PON लेंगे, एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं, तो इसको हम लेंगे PON। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, PON। तो देखो PON में हमको क्या देखने को मिल रहा है, PN किसके बराबर है, y जो कि हमने लिया है, ON किसके बराबर है, x जो कि यहाँ पे दे रखा है, और एंगल O जो है वो कितना है, थीटा है, वो भी हमको दिख रहा है। और OP जो है हमने A लिया है, मैक्सिमम जो है OP, जिसको हम कर्ण कह रहे हैं, आयाम है उसका। तो हमको पता है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, या लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है हमारे पास, यहाँ पे ये y है, तो इधर वाला ये जो लाइन है PN, ये भी किसके बराबर होगी, y के। और ये हो गया OP हमने कितना लिया है, A, तो OP y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से, OP साइन थीटा, है ना। और OP की जगह पे हम कितना लेंगे, A साइन थीटा। अब देखो थीटा जो है यहाँ पे लिया, तो देखो विस्थापन कितना मिल रहा है, A साइन थीटा, ठीक है, थीटा था, लेकिन आप बोलोगे कि ओमेगा टी, तो हमने देखो पिछले चैप्टर में लिया था, या पिछली वो दृढ़ पिंड गतिकी में हमने, कि ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, या कोणीय वेग होता है, जो कि क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय, है ना। तो कोणीय विस्थापन थीटा कितना मिल जाएगा हमको, ओमेगा टी। तो थीटा की जगह पे हमने कितना ले लिया, ओमेगा टी। इसीलिए y इक्वल टू कितना मिल रहा है, a sin ओमेगा टी। अब वही अगर हमको x की फॉर्म में निकालना है इधर, तो x की फॉर्म में कितना आएगा, देखिए x के लिए भी यही चीज, थीटा ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, है ना, और ये हाइपो हो गया। तो अगर हम बेस और हाइपो देखें, ये बोले तो कर्ण और आधार दोनों किस में होते हैं, cos थीटा में, है ना। cos थीटा में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, सॉरी बेस अपॉन हाइपो, जिसको हम आधार बट्टा कर्ण कहते हैं। तो आधार कितना है इसमें, देखिए आधार जो है वो x है, और कर्ण तो a ही है पहले की तरह। तो यहाँ पे भी देखो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखो y की जगह पे x आ गया, और इधर क्या आ गया, cos थीटा। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a cos थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, ये। तो इसीलिए ये तो दोनों ये विस्थापन के समीकरण होते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो sin ओमेगा टी मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो cos ओमेगा टी मिलेगा। तो ये तो हो गया इसके विस्थापन का समीकरण, कि विस्थापन हमेशा जो है वो x इक्वल टू या y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दोनों ही विस्थापन के इक्वेशन है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर a cos ओमेगा टी लिख दिया और इधर x आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ, वो नहीं, दोनों ही विस्थापन के ही समीकरण है, ठीक है ना। एक चल रहा है देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी से, और दूसरा जो है a cos ओमेगा टी से, ये sin ओमेगा टी वाला और ये cos ओमेगा टी वाला, ठीक है ना। अब कहां से स्टार्ट कर रहा है वो चलना, मीन पोजीशन से चलेगा तब तो a sin ओमेगा टी। अब अगर वो मीन पोजीशन में ना चल के मैक्सिमम यहीं से स्टार्ट कर रहा है चलना, मैक्सिमम पोजीशन से, देखो पेंडुलम भी अब यहां से हमने बल देना स्टार्ट किया है, या यहीं से देना बल स्टार्ट किया है, ऐसे, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है उस हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी हमको उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या उसके विस्थापन के समीकरण, अगर कोई वस्तु एसएचएम या सरल आवर्त गति करती है तो। अब देखिए अगर वही चीज हम देखें कि एसएचएम में अगर देखें विस्थापन मिल गया तो वेग भी मिलेगा ना, क्योंकि गति तो कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो अगर विस्थापन मिलेगा तो उसका वेग भी हमको मिलेगा। तो देखिए वेग कितना मिलेगा, वेग वेलोसिटी जो है कितनी मिलेगी एसएचएम में, एसएचएम में वेग हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो कितना मिल जाएगा, d अपॉन dt, y की जगह पे हमने ले लिया a sin ओमेगा t, तो v इक्वल टू आ गया, a तो कॉमन है, आयाम जो उसका मैक्सिमम विस्थापन है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो टाइम वाला फंक्शन ही क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है हमको, अवकलन cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या मिल जाएगा, ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखो a ओमेगा cos ओमेगा टी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमने लिया है वेलोसिटी इन एसएचएम या एसएचएम में वेग लिया हमने।
अब वेग मिल रहा है तो त्वरण भी मिलेगा, क्योंकि एसएचएम में त्वरण जो है वो भी उसके विस्थापन के क्या मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती मिलता है हर एक स्थिति पे, एवरी सिचुएशन, ठीक है ना। तो देखो अब एसएचएम में अगर हम त्वरण देखें तो त्वरण कितना मिलेगा, त्वरण भी हमको पता है वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो वेग अभी हमको कितना मिला है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो वेग की जगह पे हमने रख दिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो देखो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए ओमेगा तो कांस्टेंट था, कॉस ओमेगा टी का कितना मिलता है माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस इसीलिए लिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन या सॉरी डिफरेंशिएशन जो है अवकलन वो क्या मिलता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा तो कितना मिल गया, देखो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इधर देखिए तो ए साइन ओमेगा टी क्या था, एसएचएम की इक्वेशन ये देख लिए ए साइन ओमेगा टी, तो इस ए और साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम वाई, और बाकी क्या बचा ओमेगा स्क्वायर और माइनस, तो देखो ए इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी मैंने बताया था कि देखो त्वरण जो है वो कैसे आता है विस्थापन के समानुपाती, तो यहां से भी देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और त्वरण क्या है वेरिएबल है, तो यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी, ए जो है वो क्या होगा उसके y के विस्थापन के समानुपाती जो हमने पीछे लिया था, देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये एसएचएम में त्वरण है। तो अगर किसी का त्वरण कोई एसएचएम कर रहा है मतलब कोई दोलनी गति कर रहा है, तो उसके लिए अगर त्वरण ये मिले, उसका एक्सेलरेशन जो है उसके विस्थापन के समानुपाती मिले, तो इसका मतलब वो कण क्या कर रहा है सरल आवर्त गति कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या फिर अगर बल जो है वो भी उसके विस्थापन के समानुपाती मिले तो भी वो क्या मिलेगा कि वो एसएचएम या सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। अब अगर देखिए इस इक्वेशन को देखिए ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई मिल रहा है, और पीछे अगर देखें तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी तो मिल रहा है ना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है एक्सेलरेशन, जो कि किसके बराबर मिल रहा है माइनस के बाय एम, और x यहाँ पे हमने x की फॉर्म में लिया था विस्थापन को, इसलिए x मिल रहा है क्योंकि x की फॉर्म में हमने x में ही विस्थापन दिया था। अब यहाँ पे देखिए अगर तो a इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के अपॉन एम एक्स है या y ले लो, और इधर क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे भी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम दोनों को ये वाली इक्वेशन को इसको और पीछे जो हम ले रहे हैं दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा ए है वाई वाई है, बीच में देखो माइनस के बाय एम किसके बराबर मिल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, मतलब ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर मिल रहा है के बाय एम के, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है के बाय एम लिया था। अगर समझ में आपको, चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी देखिए अब हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं कि जो भी अगर एसएचएम वगैरह या दोलनी गति कोई भी कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीजें, ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं बता देता हूँ क्योंकि बार बार ये वर्ड आते जाएंगे, है ना। तो इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या क्या होती है ये चीजें, ताकि आपको पता चल सके। जैसे कई बार मैं ये वर्ड यूज कर सकूँ उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, उसका एम्पलीट्यूड इतना है, या उसका आवर्तकाल ये है, तो ये सब क्या चीजें होती है, कोणीय आवर्ती ये है, तो ये सारी चीजें क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि आप देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये लैंग्वेज के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी लेना जरूरी है, ये हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या चीजें है। चलिए तो देखिए क्या है, सबसे पहले आयाम है, सबसे पहले क्या है आयाम, सरल आवर्त गति कर रहे कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, आयाम अधिकतम विस्थापन ही होता है साम्य स्थिति से किसी भी वस्तु का जो दोलन करता है या एसएचएम करता है, तो ठीक है ना, तो आयाम कहलाता है इसको। अब आयाम से हमने अभी पीछे कैपिटल ए से डिनोट किया था, तो आयाम ए है सरल आवर्त गति में कण साम्य स्थिति के इर्द गिर्द आयाम से सममित गति करता है, तो किसी भी अगर फ्री ऑसिलेशन करेगा तो उसका आयाम चेंज नहीं होगा, मुक्त अगर दोलन कोई करता है तो कल भी मैंने बताया थे जो उसी के लिए बता रहा हूं, तो उसका आयाम जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, मतलब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ही गति करता रहेगा। अगर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है मतलब अवमंदित, कौन सा कर रहा है अवमंदित, अगर वो दोलन कर रहा है, ठीक है ना, जो कि अवमंदित किसको बोलते हैं हम जिसमें प्रतिरोध लगता है ना, तो प्रतिरोध लगने वाला अगर कोई
एसएचएम अगर कर रहा है तो उसका आयाम समान नहीं रहेगा, उसका आयाम निरंतर कम होता रहेगा, मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो निरंतर घटता रहेगा। बस शुरू में उसका मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू कम होता रहेगा आयाम उसका। जो अधिकतम विस्थापन जो है क्या होगा, अभी देखो पीछे भी अगर देखे तो वही चीज ली थी हमने इस स्प्रिंग के लिए भी। ये देखिए कि भाई मैक्सिमम यहां तक अगर पहुंच रहा है, उसके बाद तो यहाँ उसका आयाम क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये भी डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये भी क्या है, अवमंदित दोलन है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आयाम हो गया। अब एम्पलीट्यूड, इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई भी अगर एसएचएम कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसकी मेन पोजीशन से जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड इज ए, मैक्सिमम ए हमने पीछे भी लिया था अभी। In simple harmonic motion, the particle moves symmetrically with amplitude A around the equilibrium position। अगर कोई फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम तो हो रहा है तब भी, है ना, लेकिन वो फ्री ऑसिलेशन, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हवा नहीं रोक रही, या कोई भी बल जो है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, या माध्य स्थिति पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है, तो वो एक ही आयाम से अधिकतम विस्थापन से गति या दोलन करता रहेगा। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या चीज है, आवर्तकाल। अब आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जो है सबको पता है, आपको पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो एक दोलन या कंपन में, जैसे ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक दोलन हो गया, तो एक दोलन या एक कंपन में मीन पोजीशन के अराउंड नीचे और ऊपर, ठीक है ना, एक दोलन या एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम। जब कोई कण टी समय में एक वृत्त का एक चक्कर पूरा करता है, एक वृत्त का एक चक्कर पूरा करता है, जो भी पीछे भी लिया था, या तो ये लो या फिर एक वृत्त का पूरा चक्कर, तो ये कितने कोण चलेगा, 2 पाई कोण से चलेगा, ठीक है ना। तो 2 पाई कोण वो क्या करता है, गति करता है, दूरी तय कोणीय विस्थापित होता है। तो उसके लिए कोणीय वेग कितना मिलेगा, तब वह 2 पाई रेडियन कोण घूम जाता है, तो उसके लिए कोणीय वेग जो है ओमेगा वो कितना मिलेगा, 2 पाई बाई टी। कोणीय विस्थापन टोटल कितना मिल रहा है उसके लिए 2 पाई, और समय कितना लिया उसने, टी। तो इससे देखिए आवर्तकाल कितना मिल जाएगा, अगर उस सिचुएशन के लिए अगर हम लिए तो टी इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर एन ऑसिलेशन, द टाइम टेकन फॉर एन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड period when a particle completes one revolution of a circle in time t, then it rotates through an angle 2 pi radian। कितने, 2 pi radian से वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो 2 पाई रेडियन से, हैंस इसका टाइम पीरियड कितना मिलेगा उस सिचुएशन के लिए, क्या कह रहा है, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन करने में या एक सर्कुलर मोशन करने में उसको, या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कहते हैं मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट, तो इसमें उसने जितना भी टाइम लिया है उसी को उसका क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड बोलते हैं। और अगर वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो वो कितना टाइम पीरियड उसके लिए मिलेगा, अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो घूर्णन गति कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है या एसएचएम कर रहा है, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। दूसरी चीज देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने कल भी बताया था, है ना, आवृत्ति जिसको बोलते हैं कि प्रति सेकंड कोई भी दोलन करने वाला वस्तु जो है कितने दोलन कर रहा है, प्रति सेकंड वो कितने दोलन या कितने कंपन कर रहा है, तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और स्मॉल एन कितनी होती है, 1/t। आवर्तकाल का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। 1/सेकंड को हम बोलते हैं हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स भी हर्ट्ज ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन अकरिंग पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1/t हर्ट्ज होती है, या सेकंड इनवर्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट कोणीय आवृत्ति क्या होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी को हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं। या फिर देखिए क्या है,
किसी कण के प्रति सेकंड कला कोण में होने वाले परिवर्तन को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। अभी देखिए क्या चीज आई यहाँ पे कि किसी कण के प्रति सेकंड कला कोण में होने वाले परिवर्तन को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। कला कोण किसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक वस्तु दोलन कर रही है, तो देखिए यहाँ पे 0 एंगल था उसका, धीरे धीरे उसके कोण में क्या हो रहा है, परिवर्तित 90 हुआ, फिर वापस 180 के बाद ये 270 और 360 और ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है पर सेकंड, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय आवर्ती के। तो किसी कण के प्रति सेकंड कला कोण में होने वाले परिवर्तन को कोणीय आवर्ती कहते हैं। ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द चेंज इन द फेज एंगल ऑफ अ पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी पार्टिकल के वो क्या बोलते हैं, फेज एंगल में जितना भी पर सेकंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना, द चेंज इन फेज एंगल ऑफ एनी पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो ये तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली। अब यहाँ पे जैसे एक वर्ड आया है ये कला कोण। ये कला कोण क्या होता है, देखिए तो कला कोण क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कला कोण या कला कहते हैं किसको, कि वह राशि जिसके द्वारा कंपित कण की साम्य स्थिति से किसी क्षण की स्थिति या गति की अवस्था व्यक्त करते हैं, कला कोण कहलाती है। कला कोण मतलब क्या बताया, देखो वह राशि जिसके द्वारा कंपित कण की साम्य स्थिति से किसी क्षण की स्थिति या गति की अवस्था को व्यक्त किया जाता है, उसे हम कला कोण कहते हैं। या फिर फेज एंगल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में फेज एंगल या फेज भी कहते हैं। द क्वांटिटी बाय विच द पोजीशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ और the state of motion is expressed from the equilibrium position of the vibrating particle is called phase angle। इसको हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए फेज एंगल क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। फेज एंगल जो है इधर बता देता हूं मैं, ये जैसे कि मान लीजिए एक पेंडुलम लिया आपने, वो यहां से चलना स्टार्ट करा, ये इसकी मेन पोजीशन, यहां से वो चलना स्टार्ट किया, यहां तक गया, ठीक है ना। तो इसका फेज एंगल जो होगा कुछ ना कुछ तो होगा इनिशियली, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये इसका इनिशियल फेज एंगल हो गया। मतलब ऐसे देखे तो यहाँ कहां से स्टार्ट कर रहा है, ये मीन पोजीशन से, थीटा इक्वल टू 0 पे, फिर यहां तक पहुंचा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, तो कितना मिला उसको, एंगल ओमेगा टी मिल रहा है, ठीक है ना। फिर ये वापस इधर आएगा 0 की तरफ, तो इसके फेज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, अब मान लीजिए एक दूसरा पेंडुलम लिया, वो यहां से चलना स्टार्ट ना करके यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल उसका फेज कितना है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये इसका इनिशियल फेज है। कभी यहां से वो चलना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर किधर जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस इधर और फिर इधर, जब यहां पे वापस पहुंचेगा ये इसकी, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी, जो कि एक्चुअल मीन पोजीशन से कितना, थीटा से डिस्प्लेस है। तो ये होता है कला कोण के वो कहां से चलना स्टार्ट किया। तो किसी भी समय जैसे t इक्वल टू 0 पे ले, तो इसकी स्थिति क्या थी, ये थी x इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पे मान लो यहां तक पहुंच गया, लेकिन ये t इक्वल टू 0 पे यहां पर था, तो इसका कोण और इसके कला कोण में क्या है, अंतर मिल रहा है ना। तो और एक चीज जैसे भी मैंने पीछे बताया था, इसका फेज एंगल देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो, और अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है उसके फेज में एंगल में कुछ चेंज देखने को मिले। तो इन दोनों में फेज का जो डिफरेंस है, ये देखो 0 पे था तो ये मैक्सिमम पे है, यहाँ पे ये 90 पे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 पे है तो ये कहाँ पे मिल रहा है, इधर नेगेटिव में 0, मतलब उसके अपोजिट, और ये यहाँ पे है तो मैक्सिमम की तरफ देखने को मिल रहा है, थोड़ा वो चेंज हो गया। चलिए क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम ले ली, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ एंगल कैसे वगैरह लेते हैं, तो आ गया समझ में आपको। तो इसको बोलते हैं फेज एंगल। वो ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी राशि है जिससे किसी भी कंपित कोण की, कंपित मतलब दोलन करने वाले कण की किसी भी क्षण स्थिति या गति की अवस्था व्यक्त की जाती है, कला कोण कहलाती है, ठीक है ना। अब इसी में देखिए अगर हम देखें तो प्रारंभिक कला कोण क्या होता है। प्रारंभिक कला कोण अभी मैंने आपको इधर बताया कि प्रारंभिक कला कोण क्या चीज होती है। देखिए अब प्रारंभिक कला कोण क्या होता है, जिसको एपोक भी कहते हैं या इनिशियल फेज एंगल भी कहते हैं इसको।
तो देखिए प्रारंभिक कला कोण का मतलब समय t इक्वल टू 0 पर प्रारंभ में कला कोण को प्रारंभिक कला कोण कहते हैं, जो मैं आपको बताया। यहाँ पे इसका कितना है, t इक्वल टू 0 पे जो भी एंगल होगा वो उसका, और यहाँ पे देखो ये t इक्वल टू 0 पे ओमेगा t पे था, यहाँ पे अगर देखे तो थीटा इक्वल टू 0 पे था, तो उसी को उसका इनिशियल फेज, जैसे इसके लिए देखे तो इनिशियल फेज 0 है, इसके लिए देखे तो कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये इसका इनिशियल फेज। बोले तो द फेज एंगल एट टाइम t इक्वल टू 0 इन द बिगिनिंग इज कॉल्ड द इनिशियल फेज एंगल। अब कला कोण किसको बोलते, देखो कलांतर, कला कोण हमको मिला है ना। अब यहाँ पे चीज एक प्रारंभिक कला कोण भी अलग अलग हो सकता है किसी वस्तु के लिए, या इनिशियल फेज जो है वो भी क्या हो सकता है अलग अलग। तो किसी दो वस्तुओं के लिए कला में क्या मिल सकता है हमको, अंतर मिल सकता है, उनके कला कोण में अंतर मिल सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फेज डिफरेंस या कलांतर बोलते हैं। साम्य स्थिति से सरल आवत गति कर रहे दो कणों के कला कोणों के अंतर को कलांतर कहते हैं। द डिफरेंस इन द फेज एंगल ऑफ टू particles moving in simple harmonic motion from equilibrium position is called phase difference। क्या बोलते हैं, phase difference। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। देखिए अभी देखिए आगे अगर हम देखें, अभी मैंने बताया था आपको कि इससे मैं एंगल भी आपको देखना बता सकता हूं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये मिल रहा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, और ये देखें तो x इक्वल टू क्या है ए कॉस ओमेगा टी। तो साइन का क्या बनता है और कॉस का क्या बनता है, ग्राफ कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एंगल कैसे देखना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए अब इसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये है किसके लिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है, ठीक है ना। इधर तो हम ले रहे हैं विस्थापन और इधर ले रहे हैं समय, और दूसरा जो हम ले रहे हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब दोनों का आयाम समान है, लेकिन एक साइन वेव है और एक कॉस से मिल रहा है हमको। तो देखिए ये जो होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, ये जब जीरो पे है तो ये वाला एंगल जीरो होता है, यहाँ पे जब पहुंचेगा देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, सीधा हो गया वापिस ये चीज, तो कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री, है ना। फिर ये हो गया कितना 270, 180 में 90 और ऐड कर दो, ये 90 और बन गया ना, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गया, ये और 90 बन गया, 180 तो यहाँ तक बन गया था, 90 और आ गया मतलब 270, फिर और 90 ऐड कर दो इसमें इधर का, तो ये हो गया 360। तो देखो साइन में अगर हम वैल्यू ले, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस विस्थापन को तो हम बोलेंगे आयाम, और इस बिंदु को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, श्रृंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं श्रृंग, ये सॉरी, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं या ट्रॉ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉ, ठीक है ना। अभी देखिए तो यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू अगर आपको लेनी है, देखो साइन जीरो इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पे जीरो, क्योंकि ओमेगा टी की जगह पे जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी मिल रही है, कहाँ पर है ये जीरो पर है, मेन पोजीशन पे। जैसे 90 लेंगे तो ये कहाँ पे मिल गया मैक्सिमम मतलब 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0, फिर साइन 270 देखो किस में आ गया, ये माइनस में आ गया, तो ऊपर 1 था, है तो ये भी एम्पलीट्यूड इसका लेकिन नेगेटिव में, इसलिए -1 आती है, इसलिए साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है -1, और साइन 360 की वैल्यू वापस 0 होती है ना। वही चीज आप अगर कॉस में देखें तो ये 0 पे था, तब 0 पे तो मिल रहा था, कॉस में कॉस 0 की वैल्यू कितनी मिलती है 1, ये देखिए तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, फिर cos 90 पे कितना हो गया, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, कितनी मिल रही है 0, cos 180 पे यहां से देखो ये यहां तक पहुंच गया, मतलब यहां पे आ गया, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो कितना मिल रहा है देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1, मतलब cos 180 की वैल्यू कितनी मिलती है -1, ये हो गया 270, तो 270 पे इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है देखो 0, और cos 360 देखे तो वापस कितनी मिल रही है इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। तो ऐसे आप साइन और कॉस के लिए ये एंगल्स की जो भी वैल्यू मिलती है वो आप ऐसे देख सकते हैं, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा बना दो साइन और कॉस का, तो अब आपको जो जो वैल्यू चाहिए इनमें, जैसे 90 के फेज में अगर देखें तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एंगल भी बताया।
चलिए, तो ये था हमारे आज फेज एंगल वगैरह, इसके बीच में क्या क्या चीज़ है, वेग क्या होता है, सरल आवृत्त गति के लिए क्या क्या चीज़ हमको देखनी है, और किस सिचुएशन हमको कौन सी लेनी है सरल आवृत्त गति के लिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, तो आज के लिए हमको आज्ञा दीजिए आप। धन्यवाद।